हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप सो आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो चलिए क्लासेस शुरू करते हैं आज की। कल के क्लासेस में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद के विषय में पढ़ा था, उनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ा, जिसमें उनका जन्म स्थान, उनका जन्म समय, वो कहाँ से पढ़ाई किए, किन परिस्थितियों में उनका अध्ययन चला, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, उन्होंने किन विषयों पर अपनी रचना की, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है, उन्होंने कौन से साहित्यिक सौंदर्यों का प्रयोग किया है, उनकी विधा कौन कौन सी रही है, उनकी लेखन शैली कैसी थी। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल में पढ़ी थी, जिसमें मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ छोटे में कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ये काशी के प्रसिद्ध विद्यालय क्वींस कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे, किंतु कुछ विषम परिस्थितियों के कारण ये 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई को पूरी ना कर सके। उसके पश्चात घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया। इनके सामने परिस्थितियां विषम आईं, किंतु यह उनका सामना करते हुए अपनी साहित्यिक रचनाओं को लिखते गए और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में विख्यात हो गए। ये आधुनिक काल के कवि थे। आपको कल बताई थी कि हिंदी काव्य के 4 युग माने गए हैं, गद्य के नहीं। अभी मैं आपको काव्य बता रही हूँ और आपको मैं इसका सन भी बता दूंगी। जब हम क्लास में होंगे तो आपको इसका सन बता दिया जाएगा कि हिंदी काव्य का युग किस सन में विभाजित हुआ था, उनका सन कब से कब तक रहा है। तो लेकिन आपको यहाँ मैं ये बता दे रही हूँ कि हिंदी काव्य युग के 4 काल विभाजित हुए थे। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आपका आधुनिक काल। तो जयशंकर प्रसाद, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आधुनिक काल के कवि हैं और छायावाद के हैं। आधुनिक काल के भी कई सारे विभाजन हुए हैं, जिसमें कि छायावादोत्तर, प्रगतिशीलवाद और प्रयोगवाद, ये सारे आपके युग चले हैं। तो ये छायावाद के आपके कवि थे। इनकी जो विधाएं थी वो उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, कविता, ये सब थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध इनकी कामायनी रचना थी। कामायनी जो थी वो क्या थी, छायावाद की सबसे प्रसिद्ध, ना कि छायावाद बल्कि आधुनिक युग की भी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, जिसे मंगल प्रसाद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कामायनी रचना को मंगल प्रसाद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ये श्रृंगार और करुण रस का सुंदर संगम प्रस्तुत कर चुके हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी भाव भरा हुआ है। ये दर्शन तथा यथार्थ से संबंधित अपनी रचनाओं को लिखते थे, अर्थात कि जो इनकी रचनाएं थी वो यथार्थ पे आधारित थी। तो ये कल का परिचय था, आगे और नहीं जाएंगे क्योंकि इसे कल हम विस्तृत में पढ़ चुके हैं। फिर आत्मकथा था, तो इसको भी छोटे में एक बार बता दे रही हूँ कि आत्मकथा जो थी, इनके मित्रगण ने इनसे निवेदन किया, इनसे आग्रह किया कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, किंतु यह नहीं लिखना चाहते थे। परंतु मित्रों के इतने आग्रह करने पर इन्होंने लिखा, जो कि कहाँ प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद के हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये एडवर्टाइज निकला कि हंस पत्रिका में आत्मकथा का एक पृष्ठ है, जिसको भी अपनी आत्मकथा देनी है वो दे सकता है। तो अपने मित्रगणों के आग्रह पर इन्होंने आत्मकथा लिखी, जो कि प्रेमचंद के हंस पत्रिका में संपादित हुई। उसमें उन्होंने अपना सारा जीवन परिचय लिखा, फिर बताया कि मैंने तो अब ऐसे जीवन में कुछ किया ही नहीं है, मैं अगर कुछ लिखता भी हूँ तो इससे मेरा ही उपहास उड़ेगा। तो
इन्हीं सारी बातों को उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है। अब हम आते हैं उनके पद पे। ये पद है हमारा। चलिए सबसे पहले पद को पढ़ते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका संदर्भ पढ़ेंगे। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। फिर आप प्रसंग में आएंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी आत्मकथा से संबंधित बातों का वर्णन किया है या अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। इसके पश्चात हम इसके व्याख्या पे आते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में अर्थात इस मतलब इस हो गया, गंभीर मतलब शांत बोल सकते हो आप, अनंत जिसका अंत न हो सके, नीलिमा जो फैला हुआ हो या आसमान बोल सकते हैं, में मीन्स में, असंख्य जिसकी गिनती न हो, जीवन इतिहास जीवन से संबंधित इतिहास। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यह जो नीला आकाश, इन्होंने नीलिमा मतलब नीले आकाश की बात की हुई है कि यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, लिखा है ना अनंत नीलिमा में, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर जो कि सदा से स्थिर है, गंभीर का तात्पर्य यहाँ पे होगा स्थिरता से, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के लिए कहीं स्थिर उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो शायद उतनी देर तक नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन ये जो आकाश है वो शाश्वत तथा सनातन काल से एक ही जगह स्थिर है, वह इधर उधर नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे गंभीर शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है उसके लिए, क्योंकि वो दृढ़ता से न जाने कितने वर्षों कितने युगों से एक स्थान पे खड़ा है, इसीलिए यहाँ उसे गंभीर शब्द से संबोधित किया गया है। तो यहाँ कवि यही कहना चाह रहे हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस शांत तथा अनंत जिसका अंत न हो ऐसे विस्तार में, यह फैले हुए आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, उसमें न जाने कितने लोगों के जीवन से संबंधित बताया गया है। जीवन इतिहास का मतलब कि जो चीज़ें हमारे भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में बीत चुकी हुई होती हैं, उन्हें हम इतिहास से संबोधित करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जीवन इतिहास अर्थात कि जो हमारे अतीत में बीत चुका है, हमारे जीवन से संबंधित ही चीज़ें जो अतीत में बीत चुकी हुई हैं, उसे हम जीवन इतिहास से संबोधित करते हैं। इतिहास जो हमारा सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, उसमें हम क्या प्रेजेंट की चीज़ों को पढ़ते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसके आप जो रिसेंटली चल रहा है उसे आप बोलोगे ये करंट अफेयर आ रहा है, लेकिन जब हम किसी पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को हमें एक बुक के तौर पे दी जाती है तो हर वो चीज़ जो कि हमारे से पहले हो चुकी हुई होती है वो क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। इतिहास जो कि अपना एक विषय होता है, किंतु जो हम अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो आपका साइंस हुआ, मैथ हुआ,
आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो इनके में भी हम जो जिन कवियों के बारे में, जैसे आप अभी जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, तो ये भी एक इतिहास ही हुआ। तो यहाँ पे कवि यही बात कह रहे हैं, हम इतनी बातों पे नहीं जाते हैं, हम अर्थ पे आते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो है अनंत तक फैला हुआ है। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि शांत गंभीर है वह अनंत तक फैला हुआ है, और उसमें में लिखा हुआ है, और उसमें असंख्य जीवन विस्तार, असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। असंख्य जीवन इतिहास। इस कवि के अनुसार इस आकाश में, इस नीले आकाश में जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें न जाने कितने लोगों ने ही, न जाने असंख्य, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। जिसे पढ़कर कवि को ऐसा लगा, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, मतलब कि जब कवि ने, जयशंकर प्रसाद ने उन असंख्य लोगों के जीवन से संबंधित बातों को पढ़ा, तो उन्हें ये प्रतीत हुआ मानो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है। और आगे वो लिखते हैं कि शायद यदि मेरी आत्मकथा को कोई पढ़ेगा तो वो मुझ पर हंसेगा ही, मेरा मजाक ही उड़ाएगा। फिर से देख लीजिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि के अनुसार यह इस नीले आकाश में जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन के इतिहास के बारे में लिखा है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने बारे में लिखकर खुद का मजाक उड़ा रहा हूँ। कवि कहना था कि इस विशाल नीले आकाश में रहने वाले कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है, यहाँ लिखा ना, यह लोग करते ही रहते हैं, उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है मानो वह अपना ही उपहास कर रहे हैं। लिखा है ना, अपना व्यंग मलिन उपहास। कि अब हम आते हैं अपने दूसरे पद पे। दूसरा पद है हमारा, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर खुश पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तुम भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो कवि ने यहाँ पे इस लाइन में ये कहा है कि तब भी कहते हो कह डालूं, मतलब तुम ये जानते हो, अभी मैं आपको अर्थ बताऊंगी, लेकिन इस पंक्ति से इस पंक्ति का संबंध यह है कि कवि कहते हैं कि तुम कहते हो कि तब पर भी तुम कहते हो कि तुम अपनी जीवनी लिख डालो, अरे अपनी आत्मकथा लिख डालो, जो कि तुम जानते हो कि न जाने कितने ही लोगों ने अपने इतिहास के बारे में, कितने ही लोगों से मतलब यहाँ ये है कि इस आकाश में, मतलब इस संसार में न जाने कितने ही ऐसे महान पुरुष जन्म लिए हैं जिन्होंने अपने जीवन से संबंधित बातों को लिखा है, और यह लोग करते ही सुनते। और जब मैंने ये सुना जब मैंने सुना या उनके विषय में अध्ययन किया,
तब मुझे यह पता चला कि मैं यदि अपनी आत्मकथा के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं अपना ही उपहास उड़ाऊँगा। तो यहाँ कवि ने अपनी बातों को कहा। फिर नीचे की लाइन में आते हैं, उसमें सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ में आपको बार बार संदर्भ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बार बार बताती हूँ कि आपको ये संज्ञान में रहे। संदर्भ में आप क्या करिएगा, आपको बता दे रही हूँ मैं। जब आप पहला पद करेंगे तो आप संदर्भ लिखेंगे, उसका पूरा संदर्भ लिखेंगे। लेकिन जब आप अपने दूसरे पद पे आएंगे, इन सब पदों को लिखना होगा, तो संदर्भ आप हेडिंग डालिएगा, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिएगा आप पूर्ववत। इस तरीके से आप इसको डाल दीजिएगा। जब पहला करिएगा तो उसमें आप पूरे संदर्भ को लिखिएगा, लेकिन जब आप दूसरा, तीसरा और बाकी का जब पद करिएगा तो उसमें संदर्भ डाल के आप पूर्ववत कर दीजिएगा, मतलब जो पहले है वही इसमें होगा, तो इससे आपका समय भी बचेगा। तो संदर्भ आपका क्या होगा, वही आपका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर इसके प्रसंग पे आएंगे। पद को पढ़ के लग रहा है कि वे अपने मित्रों पे व्यंग कर रहे हैं तथा उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा अपने मित्रों से प्रश्न पूछने का वर्णन किया गया है। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा अपने मित्रों से प्रश्न पूछने का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात हम व्याख्या पे आएंगे। व्याख्या में हम पढ़ते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम जानते हो कि न जाने कितने ही महापुरुष अपने, ये आपको लिखना होगा कि कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम यह जानते हो कि इस संसार में न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन गाथा को लिखा है, और उसको पढ़ने के पश्चात मुझे यह लगा कि मैं यदि अपनी आत्मकथा लिखता हूँ तो मैं स्वयं का ही मजाक उड़ाऊँगा। उस पर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी आप बीती लिखूं। अर्थात कि कवि अपने मित्रों से यह प्रश्न करने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं। अपनी बीती अर्थात जो मेरे जीवन में बीत चुका है, उन दुर्बलताओं को क्या तुम चाहते हो कि मैं लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, जिसे पढ़कर तुम मेरे जीवन की सिर्फ खाली गगरी। तुम सुनकर सुख पाओगे मतलब कि तुम्हें केवल यह मजाक ही लगेगा। देखोगे यह गागर रीति अर्थात कि मैंने जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं, अर्थात मेरे द्वारा कुछ किया ही नहीं गया। मेरे जो यह जीवन की गगरी है वह खाली ही रह गई है, और जब तुम इसे पढ़ोगे तो तुम मेरा मजाक बनाओगे। तो कवि यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या अपने जीवन के अभावों और कठिनाइयों, मेरा जो जीवन है वह क्या था, आपको मैं बताई थी कि उनकी परिस्थितियाँ बहुत विषम थी, बहुत दुख से उनका जीवन बीता है, तो जिस कारण उन्हें केवल दुख ही झेलना पड़ा है। तो वो लिखते हैं कि कवि कि क्या मैं अपने जीवन की अभावों और कठिनाइयों को लिखूं। कवि अपने मित्र से कहते हैं कि जीवन की गाथा, कि तुम फिर भी चाहते हो कि मैं अपने जीवन की गाथा को लिखूं। एक बार मैं फिर से सभी को बता दे रही हूँ
कवि यहाँ कहते हैं कि तुमने देखा है कि इस संसार में न जाने कितने ही पुरुष अपने जीवन से संबंधित बातों को लिखे हैं, और उसको पढ़ने के पश्चात मुझे यह अनुभव हुआ कि यदि मैं अपने जीवन की दुर्बलताओं, अपने जीवन के अभाव तथा दुखों के बारे में लिखूंगा जो कि तुम मुझसे कह रहे हो लिखने के लिए, तो क्या इससे मेरा उपहास नहीं बनेगा? तुम यह सब जानने के बाद भी तब भी कहते हो, तुम यह सब जानने के बाद भी कहते हो, कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। अपने जीवन में जितनी भी मैंने विषमताएं, परिस्थिति देखी हैं, जितने भी दुख देखे, जितने भी अभाव देखे हैं, जितने दुर्बलताओं को मैंने का सामना किया है, क्या तुम चाहते हो कि उसके बावजूद भी मैं उसे लिखूं? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम मेरे दुख और अभाव को जब पढ़ोगे तो तुम सिर्फ उसका मजाक उड़ाओगे, क्योंकि तुम उस समय देखोगे कि मेरे जो जीवन रूपी गगरी है वह खाली ही है, उसमें कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने अगले पद पे। इन सारे पदों को पढ़ाने के पश्चात मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको सारे पद फिर से पढ़ा दूंगी, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब इसके अगले पद पे आते हैं। ये हमारा पद है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। क्या है? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो संदर्भ पे आते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे प्रसंग में आप पूर्ववत ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी वे अपने मित्रों से प्रश्न ही कर रहे हैं। जैसा कि मैं संदर्भ में आपको पूर्ववत बताई थी, वैसा ही आप इसके प्रसंग में, इस लाइन के प्रसंग में आप पूर्ववत ही लिख दीजिएगा। इसकी व्याख्या पे आते हैं। कवि इसमें कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। यहाँ कवि कहते हैं कि हे मित्रजन, हम जो आत्मकथा लिख रहे हैं या जो मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ वह तुम्हारे ही आग्रह पे लिख रहा हूँ। कहीं मेरी आत्मकथा को देखकर तुम्हें यह न लगे, या मेरी आत्मकथा को या मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली देखकर कहीं तुम्हें ऐसा न लगे, लिखा है ना, किंतु कहीं ऐसा न लगे कि तुम ही खाली करने वाले। हे मित्रजन, कहीं तुम ये न समझ बैठो कि तुम ही लोग मेरे जीवन को खाली करने वाले हो। अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात कि कहीं तुम ही खुद को मेरे दुखों का कारण न समझ बैठो और यह न सोचने लगो कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। पहले वो क्या बोले थे कि जब तुम मेरे इस जीवन परिचय के बारे में, मेरे आत्मकथा के विषय में पढ़ोगे तो तुम उसे खाली ही पाओगे और उसे खाली पाकर तुम हंस दोगे। लेकिन उसके पश्चात वो कहते हैं कि शायद जब तुम मेरी आत्मकथा लिखो तो कहीं उसको पढ़कर तुम ये न समझ बैठो कि तुम्हारे ही कारण मेरा जीवन खाली रह गया। मतलब उन्हें यह भय लग रहा है कि यदि इन्हें ऐसा लगेगा तो यह उनके जीवन की असफलता होगी। क्यों? क्योंकि यह उन्हीं के आग्रह पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही अपनी आत्मकथा लिख रहे थे। चलिए, इस सारी लाइनों के अर्थ को मैं एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। तो सबसे पहले वही आपका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है,
जिसके रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके पश्चात हम आएंगे प्रसंग पे। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। फिर पढ़ेंगे मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ कवि ने अपने मन को भौरे की संज्ञा दी है, जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहे, अर्थात कि मधुप क्या गुनगुना रहा है वह इसे समझ नहीं पा रहे हैं। वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, अर्थात कि उनका मन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उन्हें यह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन सदा ही अभाव में रहा है, तो उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे अपने जीवन से संबंधित कौन सी बातों को कहे। क्योंकि मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, क्योंकि उसके समीप ही एक वृक्ष की पत्तियां जो कि बहुत घनी है, अब वह मुरझाकर गिर रही हैं। पत्ते का गिरना वहाँ जीवन की नश्वरता का प्रतीक बन रहा है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। दूसरे पद पे आते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। संदर्भ आपको बता चुकी हूँ कि वही रहेगा, आप वहाँ पूर्ववत डालिएगा। उसके पश्चात प्रसंग में आप लिखिएगा कि कवि ने अपनी आत्मकथा का वर्णन, या प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। पद है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन विस्तार। इस सनातन और शाश्वत, अर्थ में लिखिएगा, इस सनातन और शाश्वत संसार में न जाने कितने ही महापुरुष, यहाँ पे असंख्य लिखा हुआ है ना, तो न जाने कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन के इतिहास के बारे में लिखा है, यह लोग करते ही रहते हैं। जब हम उनके इतिहास के विषय में पढ़े, उनका अध्ययन किया, तो उसके पश्चात मुझे यह अनुभव हुआ कि यदि मैं अपने आत्मकथा के विषय में लिखता हूँ तो मुझे केवल उपहास ही प्राप्त होगा, अर्थात कि अपनी आत्मकथा को लिखकर मैं केवल हंसी का पात्र ही बनूंगा। फिर अगली लाइन थी, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। संदर्भ आपका वही रहेगा, तो आप पूर्ववत डालिएगा। प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने मित्रजनों से, या प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा मित्रजनों से प्रश्न पूछने का वर्णन किया गया है। यहाँ पे व्याख्या में आप करिएगा कि कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम ये जानते हो कि इस सनातन संसार में न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन के बारे में लिखा, और उसको पढ़ने के पश्चात यह अनुभव हुआ कि यदि मैं अपनी आत्मकथा को लिखता हूँ तो मैं केवल उपहास का ही पात्र बनूंगा। यह जानने के बाद भी तुम मुझसे कहते हो कि मैं अपने जीवन की, अपनी बीती, अर्थात जो मेरे जीवन में बीत चुका है, उन दुर्बलताओं जो कि दुख और अभाव से भरा हुआ है, मैं उन्हें लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, अर्थात जब तुम उसे पढ़ोगे, जब उसे तुम सुनोगे, तो तुम यह देखोगे कि मेरे जीवन की जो गगरी है वह खाली ही रह गई है, अर्थात कि तुम सिर्फ उसको पढ़कर, उसको देखकर मेरा मजाक ही बनाओगे। आगे की पंक्ति है, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले।
आगे कवि कहते हैं, संदर्भ में वही रहेगा, प्रसंग में भी आपका जो इसमें प्रसंग था वही इसमें भी रहेगा। व्याख्या में यहाँ पे होगा, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अर्थात कि जब तुम मेरे आत्मकथा को पढ़ोगे और जब उसे मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और जब तुम उसका मजाक उड़ाओगे तो बाद में कहीं तुम्हें यह ना अनुभव हो कि मेरे जीवन में जो खालीपन है वह तुम्हारी वजह से ही है। कहीं तुम यह ना सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। इसीलिए यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम शायद इस खालीपन को देख के सुखी नहीं रह पाओगे। एक सार में इस लाइनों को मैं पढ़ दे रही हूँ कि कवि कहता है कि मन रूपी भौरा गुनगुना कर कह रहा है कि अपनी जीवन गाथा कैसे कहूँ। कवि के जीवन की इच्छाएं एक एक कर पत्तियों की तरह मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात कि उनके जीवन में जो अभाव रहा है उससे वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए थे, जिस कारण कि उनकी इच्छाएं उस पत्तियों की भांति गिरती गई। और इन पत्तियों का गिरना जीवन की नश्वरता का भी प्रतीक था। उन्होंने एक एक कर अपने जीवन के सपने को मरते देखा है, दुख भी झेला है। आगे था इनका कि इस विशाल नीले आकाश में रहने वाले न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो वह अपना ही उपहास कर रहे हैं। कवि का जीवन अभावों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। अब कवि के मित्र कह रहे हैं, उस पर भी कवि के मित्र कहते हैं कि वह अपने जीवन की गाथा लिखे। कवि की कहानी जानकर उन्हें क्या सुख मिलेगा? वह तो खाली गगरी के समान है। किंतु जब उन्हें यह लगेगा कि यह खालीपन उनके मित्रजनों के ही कारण हुआ है, मतलब जयशंकर प्रसाद यह कहते हैं कि जब इसका एहसास मेरे मित्रों को होगा कि मेरा जो खालीपन है यह उन्हीं के कारण है, कहीं वह यह खुद को न समझने लगे कि उनकी वजह से ही जयशंकर प्रसाद का जीवन खाली रहा है, तो इस खालीपन को देखकर शायद उन्हें कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। तो यहाँ तक आपका पद कंप्लीट होता है। बाकी के जो बचे पद हैं हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही है।